नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं कि किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था का दूसरा नाम है टीन एज। टीन एज, टीन शब्द से समझ सकते हो कि जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनके पीछे टीन लगते हैं ना, तो इसी मतलब 11 से 17-18 साल के बीच की आयु को ही क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। मानव एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 आयु के बाद जो वृद्धि है ना, उसमें एकाएक तीव्रता आती है। कि सबसे पहले आपने छोटा बच्चा घर में देखा होगा, हर साल धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, लेकिन 10-11 साल के बाद 10-11 साल के बाद उसकी लंबाई एकाएक बढ़ जाती है। एकाएक उसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं 2-3 सालों के अंतर्गत ही। जितनी वृद्धि उसके 9-10 सालों में हुई है ना, उतनी वृद्धि 2-3 सालों के अंतर्गत ही हो जाती है। वृद्धि एकाएक वृद्धि में तीव्रता आ जाती है। तो इस अवस्था में बच्चे की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। अपने को पता चलता है कि ये बढ़ रहा है। पहले तो अपने को मतलब धीरे धीरे देखते हैं बढ़ता हुआ, तो अपने को पता नहीं चलता। उस अवस्था में अपने को पता चलता है। तो इस समय जो बच्चे हैं वो क्या है, युवा अवस्था में कदम रख होते हैं। 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। शरीर में इन 7-8 सालों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। लगभग जो वृद्धि होनी होती है ना, वो इन्हीं सालों में हो जाती है। लंबाई में जो वृद्धि होती है, बस वो 18-19 साल तक जिसने जितना बढ़ना होता है उतना वह बढ़ जाता है। और इसी सालों के अंतर्गत ही जनन परिपक्वता आती है। तो यही अवधि क्या कहलाती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। यही अवधि क्या कहलाती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। लड़कियों में यह जो अवस्था है वो लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही आरंभ हो जाती है। मतलब लड़कों में यदि 11 साल में होती है ना, तो लड़कियों में 9 या 10 साल में ही यह अवस्था आरंभ हो जाती है। तो लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही आरंभ हो जाती है। हालांकि किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है, कि सभी के अपने अपने शरीर पर निर्भर करता है, हर किसी की बॉडी पर निर्भर करता है। कईयों में ये 11 से 18 है, तो कईयों में ये 12 से 18 हो सकती है। तो ये अवस्था कम या ज़्यादा कैसे भी हो सकती है। 11 से 18, 12 से 18 या 10 से 17, तो 1-2 साल आगे पीछे हो सकती है। सभी की अवधि है जो अलग अलग हो सकती है। इसे टीनेजर भी कहते हैं। टीनेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे देखो 13 के पीछे भी टीन लगा है, से 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी के पीछे टीन लगा है ना। तो लगभग 13 से ये 18-19 साल तक होती है। तो इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो इंग्लिश में अपने लिखते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इनके पीछे भी क्या लगता है, टीन लगता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। लंबाई में वृद्धि, इस दौरान लंबाई में क्या होता है, एकाएक वृद्धि होती है। इस दौरान लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। इस समय पैर या हाथ की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। कि लंबाई में क्या होती है, एकाएक वृद्धि होती है। हाइट में भी, उंगलियों में भी, हड्डियों में भी, हाथों में भी, पैरों में भी, हर प्रकार की हड्डियों में, उंगलियों में लंबाई में वृद्धि होती है।
तो वृद्धि के इन वर्षों में संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार जितना पर्याप्त मिलेगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक तो वृद्धि होने से वैसे ही हार्मोन में कमी हो रही है, और एक यदि अपने को संतुलित आहार न मिले तो अपने को कोई बीमारी हो सकती है किसी भी हार्मोन की कमी से। तो संतुलित आहार इस समय बहुत ही आवश्यक होता है। यौवनारंभ के समय लड़कों एवं लड़कियों के शारीरिक आकृति में कई परिवर्तन दिखाई देखने को मिलते हैं। तो लड़कों के कंधे सीने अधिक चौड़े हो जाते हैं, तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो मतलब सभी में ही शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के दौरान, और बहुत होते भी बहुत तेजी से हैं। लड़कों में शारीरिक जो पेशियां हैं वो लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी हुई हो जाती है। स्वर में भी परिवर्तन हो जाता है कि यौवनारंभ के समय लड़कों में जो स्वर यंत्र विकसित होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी बारी होती है लड़कियों की अपेक्षा। तो लड़कों में जो बड़ा हुआ स्वर तंत्र है ये गले में उनको बाहर की ओर दिखाई देता है। कईयों में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कईयों में थोड़ा उनके मतलब आकृति आकार हाइट के अकॉर्डिंग होता है ये। तो इसे क्या कहते हैं, अडम्स एप्पल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अडम्स एप्पल कहते हैं। तो लड़कों में जो बढ़ता हुआ स्वर यंत्र है ये गले में सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुआ दिखाई देता है। कईयों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा जिनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, जिनकी हाइट छोटी होती है उनमें थोड़ा कम दिखाई देगा। लेकिन लड़कियों में यह बाहर की ओर दिखाई नहीं देता, लड़कों में ही यह दिखाई देता है। गले में उबार जो बाहर की ओर दिखाई देता है ना, उसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ऐसे दिखाई देता है थोड़ा सा उबार, इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। जबकि लड़कियों में जो स्वर यंत्र है ये छोटे ही होता है और बाहर दिखाई नहीं देता। लड़कों में बड़ा होता है और लड़कों की जो स्वर होता है वो गहरा होता है, लेकिन लड़कियों का जो स्वर होता है वो उच्च तारतब वाला होता है, पतला होता है, मीठा होता है। लड़कों का स्वर गहरा होता है, थोड़ा बारीक आवाज़ होती है लड़कों की। तो इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। किशोरावस्था में जो स्वेद व तेल ग्रंथियों का स्राव भी बढ़ जाता है। किशोरावस्था के अंतर्गत ज़्यादातर लड़के और लड़कियों के फेस पर ये पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। ये किन के कारण आते हैं, इन्हीं श्वेत व तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण ही। जो मुहांसे होते हैं ना मुंह पर, वो इसी के कारण ही आते हैं। इन ग्रंथियों की ज़्यादा क्रियाशीलता के कारण ही कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहांसे आदि हो जाते हैं। तो किन के कारण होते हैं, श्वेत और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। मतलब बहुत सारे मतलब हर ग्रंथि हार्मोन बहुत तीव्रता से कार्य करता है किशोरावस्था के अंदर आकर, तो उसी के कारण फुंसियाँ और मुहांसे आदि हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास होता है कि यौवनारंभ में ही लड़कों एवं लड़कियों का जो जनन अंग है ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। लड़कों में वृषण से शुक्राणु और लड़कियों में अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होने लग जाते हैं इसी अवस्था के अंतर्गत, और साथ ही अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी आरंभ हो जाता है। इसके बाद देखो, मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने के ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है, कि उसके सोचने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है और सोचने विचारने में वह काफ़ी समय लेते हैं। इस अवस्था में उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। मतलब उसके हर क्षेत्र में ही विकास होता है। उसके सोचने के ढंग में परिवर्तन होता है, उसको सोचने में वो टाइम लेता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। और उसका बौद्धिक विकास भी होता है। तो मस्तिष्क में सीखने की क्षमता का भी सर्वाधिक विकास होता है। इसी अवस्था के अंदर कहते हैं कि यदि किसी भी बच्चे को सही राह मिल जाए तो वह सही रास्ते पे चल जाता है, और यदि वो गलत संगति में पड़ जाए तो वह गलत हो जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में ही उसका सोचने विचारने का तरीका जैसे बन जाएगा उसका लाइफ टाइम लगभग वैसे ही रहता है। तो इसी अवस्था में मस्तिष्क में सीखने की क्षमता का भी सर्वाधिक विकास होता है। उसको जिज्ञासा होती है कि मैं सीखूं, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे बनूंगा।
तो ये सारे जो उसके मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक जो परिपक्वता प्राप्त होती है, यह परिपक्वता भी किशोरावस्था के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। गौण लैंगिक लक्षण। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, तो लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। इसी तरह इन लक्षणों को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये गौण होते हैं लेकिन लैंगिक लक्षण की निशानी होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। किशोरावस्था में हार्मोन। किशोरावस्था के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन कार्य करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन क्या कार्य करते हैं, तो देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन हैं, तो उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं ये सारे परिवर्तन। किसी भी हार्मोन का कम ज़्यादा कार्य करने के कारण ही किसी की जो हाइट है वो छोटी रह जाती है, तो उस हार्मोन के स्राव के कम के कारण रह जाती है। किसी की ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादा स्राव के कारण बढ़ जाती है। मतलब इनका नियंत्रण यदि सही ढंग से ना हो तो उसका भी नुकसान होता है। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। कि हर हार्मोन एक ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो यौनारंभ के समय साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है। इसके साथ ही जो वृषण है ये क्या करता है? पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ कर देता है, और यह हार्मोन लड़कों में अनेक शारीरिक परिवर्तन का कारण है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि। तो लड़कों के अंदर जो हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। लड़कों का हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों का होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लड़कियों का होता है, लड़कों का टेस्टोस्टेरोन। तो इस हार्मोन के कारण ही लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। और लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं। तो इन्हीं हार्मोन का उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मतलब लड़कियों में हार्मोन एस्ट्रोजन, लड़कों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और इन दोनों का उत्पादन है और नियंत्रण है वो एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के में हार्मोन की भूमिका। कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वह क्या स्राव करती है? हार्मोन का स्राव करती है। हार्मोन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक स्राव है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इत्यादि। बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर के अंदर, और सभी ग्रंथियां एक विशेष प्रकार का रसायन का स्राव करती है, जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है, और वो रुधिर में स्राव कर देती है। तो जो रुधिर है वो शरीर के हर भाग तक पहुंचता है। तो रुधिर के माध्यम से ही जो हार्मोन है वो शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं। तो रुधिर के माध्यम से ही जो हार्मोन है वो शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं। और हार्मोन का स्राव कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। हार्मोन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक स्राव है। हमारे शरीर में जो अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि इत्यादि। इसी प्रकार पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह हार्मोन का स्राव करती है। इसी प्रकार पुरुषों में तो कौन सी? वृषण, और स्त्रियों में अंडाशय, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह हार्मोन का कार्य करती है। और ऐसे हार्मोन जनन से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन कहते हैं। ऐसे हार्मोन जो जनन से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह
अन्य सभी अंतः ग्रंथियों का पर नियंत्रण रखती है। जो सभी पर नियंत्रण रखे उसे क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। तो सभी पर जो नियंत्रण रखती है अन्य अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने पर, तो वो कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि को फिर क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहेंगे। पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित एक हार्मोन अंडाशय में एक अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि हर किसी अंतःस्रावी ग्रंथि पर निर्भर रखती है। तो पीयूष ग्रंथि के से स्रावित जो हार्मोन है वही अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने पर भी नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन आता है ना, वही इनको क्या करता है? उद्दीपित करता है। मानव में जनन काल की जो अवधि है, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। पुरुषों में तो लंबे समय तक यह रहती है, लेकिन स्त्रियों में यह जो आयु है, स्त्रियों में जनन काल की जो प्रारंभ है ये लगभग 10-12 साल से शुरू होकर 45 से 50 साल की अवस्था तक ही चलता है। स्त्रियों में यह 45 से 50 साल की अवस्था तक ही चलता है, 10-12 से शुरू होकर। लेकिन पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और 28 से 30 दिनों के अंतराल में एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का निर्मोचन होता है। तो यदि हर 28 से 30 दिन के अंतर्गत एक अंडाणु आता है और यह जो आयु है ये 45 से 50 वर्ष तक चलता है। तो मानव में जनन काल की अवधि में स्त्रियों में यह जो अवधि है ये 50 साल तक ही है और पुरुषों में यह लंबे टाइम तक चलती है। तो इस चैप्टर में अंतर्गत अपने पढ़ा किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था की जो आयु है लड़कों की अपेक्षा 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 1-2 साल। और लड़कों का जो स्वर यंत्र है उसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। वो क्या है? बाहर की ओर दिखाई देता है। लड़कों की आवाज़ भारी होती है लड़कियों की अपेक्षा। और अपने शरीर के अंदर अनेक सारी ग्रंथियां हैं, उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है और इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पुरुषों में जो हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में एस्ट्रोजन। तो ये इतना जो अपने पढ़ा है इस वीडियो के अंतर्गत, जो आगे का पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।